हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी CHSL का 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो देखिए, गुलाब चंद कटारिया की बात कर ले तो ये जो आपके असम के 31वें राज्यपाल जो है वो बने हैं। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गुलाब चंद कटारिया ये जो आपके भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, असम के जो 15वें मुख्यमंत्री है ना, ये आपके हिमंत विश्व शर्मा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और लोकसभा में असम की जो सीट है ये कितनी है, तो देखिए असम में लोकसभा की जो सीट है ना, ये आपका 14 सीट है। वहीं विधानसभा की जो सीट है ये आपका 126 सीट है। और आपका जो है असम राज्य में राज्यसभा की जो सीट है ना, ये आपका 7 है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य राज्य के गवर्नर की बात कर ले तो देखिए, आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके एस अब्दुल नज़ीर हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके केवल त्रिविक्रम परनाइक जो है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। असम का तो मैंने आपको बता दिया है। बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। गोवा की PS श्रीधरन पिल्लाई जो है गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत जो है ये आपके गुजरात राज्य के जो है वर्तमान राज्यपाल है। बंडारू दत्तात्रेय जो है ये आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। CP राधाकृष्णन जो है ये आपके झारखंड राज्य के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। ऐसे में सभी राज्य का राज्यपाल का जो PDF है ना, आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है ये PDF जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में टेनिस को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहला ही जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना, जो कि आपका 1896 में ये जो आपका एथेंस में आयोजित किया गया था। और इसी में जो है टेनिस को पहली बार जो है इसका जो है वो हिस्सा जो है वो बनाया गया था। तो 1896 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फील्ड हॉकी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, फील्ड हॉकी को जो है 1908 के लंदन ओलंपिक खेलों में जो है पुरुष की प्रतियोगिता के रूप में जो है ओलंपिक में इसे जो वो पेश किया गया था। यानी फील्ड हॉकी को जो है कब शामिल किया गया था, तो ये आपका 1908 के लंदन ओलंपिक में जो इसे शामिल किया गया था। वहीं अगर फुटबॉल की बात कर ले तो देखिए, फुटबॉल को जो शामिल है ना, ये आपका 1900 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है फुटबॉल खेल को जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन इसमें जो आपके सिर्फ पुरुष फुटबॉल टीम को ही जो है वो शामिल किया गया था। महिलाओं की फुटबॉल टीम को जो है कब शामिल किया गया था, तो देखिए महिलाओं के फुटबॉल को जो है 1996 में अटलांटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि भारतीय तीरंदाजों यानी भारतीय आर्चरी के द्वारा जो है पहली बार किस ओलंपिक में जो वो भाग लिया गया था। तो देखिए, 1988 में जो आपका दक्षिण कोरिया के सियोल में ये जो आपका आयोजित किया गया था, इसमें भारतीय तीरंदाजों ने जो है पहली बार ओलंपिक में जो वो भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट विथ लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज, यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो है पुरुष और महिला साक्षरता में जो है सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ना, ये आपका 66.11% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 79.19% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये 52.12% रहा था, जो कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो है सबसे ज़्यादा गैप जो है वो राजस्थान राज्य में ही जो है वो देखने को मिला था। इसके अलावा बात कर ले अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 51.50% रहा था। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो ये सबसे कम रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य का रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर सेकंड में पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। इसके अलावा बात कर ले भारत का जो है आपका कितना रहा था लिटरेसी रेट, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर है ना ये 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। जिसमें अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो पुरुष साक्षरता दर है ना ये आपका 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 92.07% रहा था। वहीं दूसरे स्थान पे जो आपका लक्षद्वीप रहा था। उसके बाद आप ये क्रम देख लीजिए, उसके बाद आपका मिजोरम राज्य का रहा था, उसके बाद आपका गोवा राज्य का रहा था, फिर आपका त्रिपुरा का, उसके बाद दमन एंड दीव का रहा था। तो अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी जो साक्षरता दर है ना वो अधिक रहा था, तो देखिए दूसरा अगर पूछा जाए तो ये आपका दमन और दीव का रहा था और पहले स्थान पे जो आपका लक्षद्वीप रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ये जो है किस मंत्रालय के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना को जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका योजना है ना ये केंद्र सरकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और इसे वर्ष 2011 में जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है आजीविका यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जो है इसे लॉन्च किया गया था और वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर जो है DAYNRLM जो है वो कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कितने प्रकार के रिट जो है वो जारी किए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रिट जो होते हैं ना ये आपके 5 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। सेकंड आपका मैंडेमस जिसे परमादेश कहा जाता है। थर्ड आपका कटियोररी यानी इसे जो है उत्प्रेषण जो वो कहा जाता है और फोर्थ आपका क्वाय वारंटो जिसे जो आपका अधिकार परीक्षा जो वो कहा जाता है और फिफ्थ आपका प्रोहिबिटेशन यानी प्रतिषेध। ये जो आपके 5 प्रकार के जो वो रिट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जो वो जारी करते हैं। वहीं अगर उच्च न्यायालय की बात कर ले तो देखिए हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रिट जारी करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अनुच्छेद 32 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लिप्स इज कॉल्ड एज वाट यानी पत्तियों के किनारे से बूंदों के रूप में पानी की हानि को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पत्तियों के किनारे से बूंदों के रूप में पानी की हानि को जो है ये आपका गटेशन जो है वो कहा जाता है। तो गटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि गटेशन में पानी के रिसाव के लिए आपका कौन सा ग्रंथि जो वो जिम्मेदार होता है, तो ये आपका हाइटेथॉट्स ग्रंथि जो वो जिम्मेदार होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि वाट आर द क्लाउड्स इन अ स्पेस कॉल्ड, यानी अंतरिक्ष में जो है बादलों को क्या कहते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में जो आपके बादल होते हैं ना, उसे जो है नेबुला जो है वो कहा जाता है। तो नेबुला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में जो आपके काले बादल को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए अंतरिक्ष में जो काले बादल होते हैं ना, उसे अवशोषण निहारिका या फिर डार्क निहारिका जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीसी महालनोबिस से जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पर आपके जो है वो 3 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। जहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि पीसी महालनोबिस ने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो है ये आपके संबंधित थे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेटअप बाय हिम, यानी पीसी महालनोबिस के द्वारा जो है IIM की स्थापना जो वो किया गया था। और थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि पीसी महालनोबिस फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी भारत में सांख्यिकी के जो संस्थापक है ना, ये पीसी महालनोबिस है। तो देखिए अगर तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखें तो पीसी महालनोबिस को जो है भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जो वो जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है। और इनका जो जन्म है ना, ये आपका 29 जून 1893 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 2007 में जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीसी महालनोबिस जी को जो है विज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए जो है इन्हें 1968 में जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। यानी तीसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की ओर देखें तो देखिए भारत में जो IIM की जो स्थापना है ना, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो किया गया था, ना कि पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं IIM के बारे में। तो देखिए भारत में जो पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 13 नवंबर 1961 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सी कलाकार जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका सोनल मानसिंह जो है वो दिया गया था। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सोनल मानसिंह के बारे में बात कर ले तो इन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण और पद्म विभूषण पाने वाली ये जो है सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है, तो ये आपके सोनल मानसिंह है। और इन्हें जो है कब दिया गया था, ये आपको ईयर भी जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है डबल जियोपार्डी यानी दोहरा खतरा यानी दोहरी सजा का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो देखिए दोहरी सजा का जो उल्लेख है ना, ये आपके अनुच्छेद 20 के खंड 2 में जो है वो किया गया है। और अनुच्छेद 20 के खंड 2 में आपका कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है एक से अधिक बार उसी अपराध के लिए जो है वो दंडित नहीं किया जाएगा और ना ही उस पर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 20 के खंड 2 में जो है वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 20 के खंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अनुच्छेद 20 के बारे में। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो है ये आपके संरक्षण से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था ना, ये अराविदु वंश था। तो अराविदु वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अराविदु वंश की बात कर ले तो देखिए इस वंश की जो स्थापना है ना, ये 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इस वंश का जो एक प्रमुख शासक था उसका नाम तो जो था वो आपका वेंकटदित्य था। और इसे अपनी वेंकटदित्य ने जो अपनी राजधानी है ना, ये चंद्रगिरी में जो वो स्थानांतरित जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोमशिला बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए सोमशिला बांध की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में जो है ये आपका पेन्ना नदी पर इसका निर्माण जो है वो कराया गया है। तो पेन्ना नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि डैम से जो है आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं।
तो अगर अन्य बांध की ओर देख ले तो देखिए टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोविंद सागर जो है ये आपका सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो ये आपका सतलज नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध की बात कर ले तो ये आपका कोयना नदी पर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी सागर बांध जो ये आपका चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। बगलिहार बांध जो है ये आपका चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध जो है ये आपका पेरियार नदी पर जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। इनके अलावा अन्य बांध की बात कर ले तो देखिए मैथन बांध ये जो आपका बराकर नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। नीमो बाजगो बांध ये जो आपका सिंधु नदी पर जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। श्री सैलम बांध ये जो आपका कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। चूटक बांध जो ये आपका सुरू नदी पर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। टिहरी बांध की बात कर ले तो ये आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थीन जिसे जो है रंजीत सागर बांध भी जो है वो कहा जाता है और ये आपके रावी नदी पर पंजाब राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध की बात कर ले तो ये आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर बांध जिसे जो है पोंग बांध भी कहा जाता है और ये जो आपका ब्यास नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा स्टैनले बांध जिसे जो है मैटूर बांध भी कहा जाता है ये आपका कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उकाई बांध जो है ये आपका ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध जो है ये आपके कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपके कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। पंचेत बांध की बात कर ले तो ये आपके दामोदर नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपके नर्मदा नदी पर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका हीराकुंड बांध है जो कि आपका महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तिलैया बांध की बात कर ले तो ये आपका झारखंड में कोडरमा जिले के जो है तिलैया में बराकर नदी पर जो है इस तिलैया बांध को जो वो बनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द मानसून सीजन आर कॉल्ड यानी मानसून ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसल जो होती है ना उसे जब वो क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में मानसून सीजन यानी वर्षा ऋतु जो है ये सामान्यतः जो है ये आपके जून से सितंबर तक होता है और इसमें जो आपके फसल जो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च में जो आपकी उगाई जाती है ना उसे जो आपका रबी फसल जो है वो कहा जाता है। और रबी फसल और खरीफ फसल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ऋतु में वर्षा ऋतु में जो है आपके जून से सितंबर तक जो है ये आपके खरीफ फसल जो है वो उगाए जाते हैं। और खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं तो खरीफ फसल में आपके धान मक्का मूंगफली सोयाबीन और कपास ये सभी जो आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो अगर प्रश्न ये पूछा गया होगा कि वर्षा ऋतु के दौरान कौन सी फसल बोई जाती है तो ये खरीफ फसल जो वो बोई जाती है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा गया होगा कि मानसून ऋतु के बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है तो इसे जो आपका रबी फसल जो वो कहा जाता है जो कि आपका आमतौर पर जो है ये आपका नवंबर में शुरू होता है और मार्च या अप्रैल तक जो ये आपका चलता है। और रबी की फसल में आपके कौन कौन से फसलें आ जाती है तो देखिए गेहूँ जौ सरसों और हरे मटर ये सब जो आपके प्रमुख रबी फसलें हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो है INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जो ये संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को ही जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम से जो वो जाना जाता था। और आज़ाद हिंद फौज से जो है ये आपके कौन संबंधित है तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जो है वो संबंधित है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना ये कब और किसके द्वारा किया गया था। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं या फिर नहीं। आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये जो है कब और किसके द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कहां पर जो वो किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2023 तक भारत जो है कितने साफ चैंपियनशिप जो वो जीत चुका है। तो देखिए साफ चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि आपका दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप टीमों का जो है इस पर जो है एक मंच पर जो वो लाया जाता है। और ये जो है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एशियाई फुटबॉल परिसंघ के तहत जो है 5 उप संघों का जो है एक संघ है।
और देखिए साफ का जो गठन है ना, ये आपका वर्ष 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव इन सब देशों के सदस्य को जो है संघों की स्थापना करके जो वो किया गया था। और इसका जो सचिवालय है ना, वर्तमान में साफ का जो सचिवालय है ये आपका ढाका बांग्लादेश में से जो है वो संचालित होता है। और 2023 में इसका जो है 14वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने जो है कुवैत को हरा दिया था। और इसी के साथ भारत ने जो है 9वीं बार जो है इसका खिताब जो है वो जीत लिया था। तो 9वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वंदे मातरम और जनगण मन ये जो है किसने गाया था। इसमें जो आपका मैच द फॉलोइंग से जो है प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए वंदे मातरम की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे आपका जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। इसके अलावा अगर जनगण मन की बात कर ले तो देखिए जनगण मन जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय गान है और इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो वंदे मातरम में आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका जो है वो सही मैच होगा। और राष्ट्रीय गान में जनगण मन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सितार और बांसुरी से संबंधित आपको जो है वो मिलान करना था, जहाँ पर एक तरफ आपका सितार और बांसुरी दे दिया गया था और एक उनके जो है वादक का नाम दे दिया गया था। तो देखिए सितार से संबंधित आपके जो प्रमुख वादक हैं ये आपके पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सब जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। बांसुरी वाद्यंत्र की बात कर ले तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, ये आपके जो बांसुरी वाद्यंत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो आपको वो सही मिलान करना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान जो आपके महासचिव या अध्यक्ष है ना, ये आपके एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। तो एंटोनियो ग्यूटेरस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले यूनाइटेड नेशंस की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो ये आपका इसकी स्थापना 1945 में जो वो किया गया था। और वर्तमान में इसमें आपके कितने देश जो वो शामिल है। तो देखिए वर्तमान में इसमें जो आपके 193 देश शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद जो है साइड को जो है वो बदल दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब बैडमिंटन का खेल शुरू होता है तो आपका टॉस किया जाता है, फिर साइड जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद दूसरे खेल की शुरुआत में जो है खिलाड़ी को अपना छोर जो है वो बदलना होता है। अगर पहला जो खिलाड़ी होता है ना इस साइड है तो जो दूसरा गेम होगा वो फिर खिलाड़ी जो है इस साइड आ जाएगा। और अगर मैच तीसरे खेल तक पहुँचता है तब गेम के आरंभ में और फिर जब अग्रणी जोड़ी का स्कोर अगर 11-11 तक पहुंचता है ना तब उन्हें 2 बार जो है अपने छोर बदलने जो वो पड़ते हैं। तो 11 अंक जब तीसरे गेम में 11 अंक तक पहुंचते हैं ना तब जो है खिलाड़ी जो है वो अपना साइड जो वो बदलते हैं। तो 11 अंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पारसी धर्म के जो है 9 वर्ष का जो आपका कौन सा जो वो त्यौहार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है पारसी नववर्ष जिसे नौरोज के रूप में जो वो जाना जाता है और ये पारसी धर्म का नववर्ष का जो वो त्यौहार है। तो नौरोज ऑप्शन में दिया गया था। तो नौरोज उत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।